हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल हेड्स ऑफ जीके में। मैं दीपांशु, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि समान अध्ययन स्टडी नोट्स जो ज्ञान बिंदु के थर्ड एडिशन क्वेश्चन बैंक में दिया गया है, उसमें टोटल 18 स्टडी नोट्स हैं। आज हम सब भाग नंबर 17 देखेंगे। इसके बाद बस एक ही भाग बचेगी, भाग नंबर 18। और भाग नंबर 18 में क्या किया ना कि भाग 17 में जो लास्ट में ना 2-3 पेज आपको विविध के टॉपिक दिए हुए थे, विविध के टॉपिक, और भाग 18 में बस 3 से 4 पेज ही है भाग 18 का। तो हम इस दोनों को मर्ज करते हैं, विविध के टॉपिक भाग 17 की और भाग 18 की क्लास जो है ना वो एक साथ आपको आ जाएगी। भाग 17 से देखते हैं। भाग 17 भी आपको बड़ी है, लगभग में आपको 10 पेज की है। तो चलिए शुरू करते हैं भाग नंबर 17। पर्यावरण की पहले देखते हैं। पर्यावरण की पहले पर्यावरण का देखते हैं। पर्यावरण में है क्या कि पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से संबंधित तथ्यसार। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से संबंधित तथ्यसार। अब इसका स्टार्टिंग करते हैं कि पौधे की वृद्धि में सहायक होता है कौन? जल चक्र। पौधे की वृद्धि में सहायक होता है जल चक्र। वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है कौन? वायुमंडल में नमी। वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है वायुमंडल में नमी। और जो है आपको हाइड्रोस्फीयर जलमंडल में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है कौन? तो जल चक्र दर्शाता है। वायुमंडल में कार्बन तत्व को संतुलन बनाए रखता है। वायुमंडल में कार्बन तत्व को संतुलन बनाए रखता है कार्बन चक्र। मूलरोम की कोसा भित्ति मुख्यतः बनी होती है सेल्यूलोज से। मूलरोम की कोशिका भित्ति कार्य करती है किसे? पैक्टिन। मूलरोम की कोशिका भित्ति जो कार्य करती है उसमें कौन सहायक होता है? पैक्टिन होता है। मूलरोम की कोशिका भित्ति कार्य करती है परागम्य कला की तरह। परागम्य कला की तरह। वनों की एक अन्य नाम है हरे फेफड़े। वनों की एक अन्य नाम है आपको हरे फेफड़े। ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है। ऑक्सीजन के तीन परमाणु से मिलकर बनने वाली गैस है ओजोन, यानी O3। ओजोन छिद्र के लिए प्रधानता उत्तरदायी है। ओजोन छिद्र के लिए प्रधानता उत्तरदायी है कौन? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन छिद्र के सर्वाधिक निर्माण पाया गया। ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण पाया गया है अंटार्कटिका के ऊपर। अंटार्कटिका के ऊपर। मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है धान की खेती। धान की खेती। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन्स यानी पादप प्लवक होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स। अपघटक तथा उपभोक्ता दोनों की श्रेणी से संबंधित वाले जीव कौन से? अपघटक तथा उपभोक्ता वाले दोनों श्रेणी से संबंधित वाले जीव कौन है? चींटी है। ग्लेन यानी स्विट्जरलैंड रामसर सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? ग्लेन स्विट्जरलैंड रामसर सचिवालय का मुख्यालय है, याद रखिएगा। भारत में आर्द्रभूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन है? तो गुजरात है। कौन है सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य? गुजरात है। हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला टेक्सस वृक्ष सूचीबद्ध है आपको डे डाटा बुक में। डे डाटा बुक में टेक्सोल नामक औषधि जो विशेषता कैंसर के प्रति प्रभावी है टेक्सास वृक्ष में प्राप्त होती है। टेक्सास वृक्ष में प्राप्त होती है। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में समुद्र तनों के लवणीय जल में उगने वाले वन कहलाते हैं कौन? तो मैंग्रोव वन कहलाते हैं। मैंग्रोव वन कहलाते हैं। गोवा का वह द्वीप जो पूरी तरह से संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र है वो क्या कहलाएंगे? चोराव द्वीप। सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है आपको सुंदरवन डेल्टा में। सुंदरवन डेल्टा में। पर्यावरणीय हितैषी स्वरूप और नवीकरणीय योग के कारण हरी धातु की संज्ञा दी गई है कि यहाँ पे एल्युमिनियम की। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक सर्वाधिक निकाय है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण में अभूतपूर्व योगदान के लिए राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा प्रदत्त पुरस्कार का नाम है अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार। वन जीव के क्षेत्र में किए गए विशिष्ट कार्य के लिए शैक्षिक एवं शोध संस्थाओं जैसे कि वन एवं वन्यजीव अधिकारों तथा वन्यजीव संरक्षण को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम है कौन? तो राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का प्राकृतिक आवास है पश्चिमी घाट में। भारत का प्रथम तितली उद्यान क्या कहते हैं? बनरघट्टा जैविक उद्यान स्थित है। बनरघट्टा जैविक उद्यान स्थित है कहाँ? तो बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पे? बेंगलुरु में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी तितली सर्दन बर्डविंग को राज तितली को रूप में घोषित करने वाला राज्य है आपको कर्नाटक। यूनेस्को के विश्व संजाला में सम्मिलित भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या कितनी है? 12 है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडलीय आरक्षित है कक्षखारन गुजरात। क्षेत्रफल 12,454 वर्ग किलोमीटर। भारत का एक नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व भी है जिसकी जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और अंटार्कटिका तक परिवर्तित होती है, वह है आपका नामदफा अरुणाचल प्रदेश। नामदफा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है।
भारत में सर्वप्रथम समुद्री सेंचुरी स्थापित की गई। समुद्री सेंचुरी स्थापित की गई कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जलप्रपात करता है रामगंगा नदी से। चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है कहाँ पे? तो केरल राज्य में। केरल में 5 मौसम का बाग महरौली के समीप स्थित है। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम क्या कहते हैं कार्यक्रम में स्वीकृत किया है स्थित आपको कोची यानी केरल में। वर्ष 2018 में पूर्णतः सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है कौन? तो दीव। उष्मा रासायनिक परिवर्तन द्वारा ठोस बायोमास का दहन योग्यता गैस मिश्रण में रूपांतरण कहलाता है आपको बायोगैस गैसीकरण, बायोमास गैसीकरण। ऊर्जा संसाधन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन में आपको नवीकरणीय में आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, भूतापीय, कचरे से उत्पादित ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी आपको नवीकरणीय ऊर्जा है। और नवीकरणीय में हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा और सेल गैस। डामर क्या है? तो डामर यानी एस्पाल्ट का विकल्प है बायो एस्फाल्ट। सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बना है वर्ष 2016 में। एशियाई भूरे बादल में एरोसोल की मात्रा होती है 85% लगभग। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है कौन? लाइकेन। सिगरेट के धुएं में पाया जाने वाला प्रमुख प्रदूषक है। सिगरेट के धुएं में पाया जाने वाला प्रमुख प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और बेंजीन। गंगा नदी में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है कानपुर एवं इलाहाबाद और प्रयागराज के मध्य। आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है धान का पौधा। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है आपका आर्सेनिक। प्लास्टिक, लोहा, शीशा अक्षयकारी प्रदूषक नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेड की श्रेणी में आते हैं। प्लास्टिक का थैला एक थर्मोप्लास्टिक है जिसके प्राप्त किया जाता है एथिलीन के बहुलीकरण से, जिससे प्राप्त किया जाता है। पॉलीथीन एथिलीन यानी C2H4 का पॉलीमर यानी बहुलक होता है। प्रदूषण प्रभावित अंग एब्स्टेस धूल यानी फेफड़ा। शीशा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क में। पारा हो जाएगा उदर। कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा रक्त धमनी। नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा कैंसर। कूड़ा कचरा को जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है आपको इंसिनरेटर्स का। ग्रीन हाउस गैस का संकल्पना की थी कौन? जोसेफ फोरियर ने। पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण है आपको जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रेट ऑक्साइड, नोजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि ये सभी आपको पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण है। विभिन्न पुरस्कार संबंधित क्षेत्र यानी पुरस्कार और संबंधित क्षेत्र की अगर बात करें, इंदिरा गांधी पर्यावरणीय पुरस्कार जो है ना, इंदिरा गांधी पर्यावरणीय पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान देने वाले संगठन एवं व्यक्तियों को दिया जाता है। टाइलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए। बोर्डलोग पुरस्कार कृषि एवं पर्यावरण क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है। बोर्डलोग पुरस्कार। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार है ना, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए दिया जाता है। वैश्विक 500 यानी ग्लोबल 500 जो है ना आपको पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। शब्द संबंधित व्यक्ति। हरित विकास WM एडम्स के लिए दिया जाता है। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक मसानेबू फुकुओका के लिए। पारिस्थितिकी तंत्र में ट्रांसलेट शब्द और व्यक्ति है। पारिस्थितिकी तंत्र है ना ट्रांसलेट दिया था। पारिस्थितिकी निश शब्द दिया था ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना दिया था जोसेफ फोरियर ने। इकोलॉजी शब्द आपको दिया था अर्नेस्ट हेकल ने। जैव विविधता रेमंड दासमैन। बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुवेस ने दिया था। कुछ इतिहास का पॉइंट आपका कि इनकलाब जैसे कि नारे और वचन और नाम। इनकलाब जिंदाबाद इसको दिया था भगत सिंह ने। दिल्ली चलो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो हे राम भारत छोड़ो महात्मा गांधी। जय हिंद दिया था सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। हिंदुस्तान ये शब्द आपको दिया था भारत हिंदू हरिश्चंद्र ने। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय। मारो फिरंगी को मंगल पांडे। जय जगत ये दिया था विनोबा भावे। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्ता पार्षद। वंदे मातरम दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी। उसका जनगण मन अधिनायक जय है रविन्द्रनाथ ठाकुर।
साम्राज्यवाद का नाश भगत सिंह ने दिया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, कानराज राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ए इकबाल ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सामन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। हु लिव्स इन इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ठीक है। पंचायती राज में सुधार हेतु गठित समिति एवं संविधान संशोधन, बलवंत राय मेहता समिति, इसको संशोधित किया गया 1957 में। अशोक मेहता समिति 1977 में। GV.K. राव समिति 1985 में आया था। GV.K. राव समिति कब आया था? 1985 में। LM सिंघवी समिति 1986 में। थुंगन समिति 1988 में आया था। थुंगन समिति कब आया था? 1988 में आया था। 1988 में, ठीक है। थुंगन समिति। गाडगिल समिति 1988 में आया था। थुंगन भी आया था 1988 में। 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 में आया था। 1989 में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, यह संशोधित किया गया था 1993 में। चुनाव सुधार से संबंधित समिति, चुनाव से के संथानम समिति भ्रष्टाचार से के लिए था आपको 1962 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1964 में। तारकुंडे समिति आया था 1974 में। तारकुंडे समिति 1974 में। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में आई थी। 1990 में। वोहरा समिति 1993 में आई थी। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998। तनख्वाह समिति कोर समिति 2010 में। JS वर्मा समिति 2013 में। JS वर्मा समिति कब आई थी? 2013 में आई थी। संविधान संशोधन अब देखते हैं। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को उल्लेख किया गया। संविधान संशोधन में 3 विभिन्न प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। साधारण विधि द्वारा संशोधन, पहला। संसद के विशेष बहुमत और न्यूनतम आधे राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन एवं संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। प्रथम संशोधन अधिनियम जो कि 1951 में हुआ था। अब इसके बारे में देखते हैं क्या है। यह संविधान का प्रथम संशोधन था। इसमें नवीन अनुच्छेद अर्थात 31 क और 31 ख को संविधान में अंतः स्थापित किया गया था। इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकार को लागू किए जाने के संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास भी किया गया था। इसके द्वारा संविधान में एक नवीन अर्थात 9वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा संपत्ति अधिग्रहण की व्यवस्था भी की गई। दूसरा संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1952 में आया था। लोकसभा में एक सदस्य के प्रतिनिधि को 7.5 लाख लोगों से अधिक किया गया है। इसके अंतर्गत 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधि को पुनर्व्यवस्थित किया गया। चौथा संशोधन अधिनियम जो कि 1955 में आया था। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान का अनुच्छेद 31 के क और 305 तथा संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। चौथा संशोधन के द्वारा तथा व्यापार को राष्ट्रीयकृत बनाने के लिए राज्य को अधिकार दिया गया। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती। ठीक है। पांचवा संशोधन जो कि 1955 में आया था। 1955 में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह राज्य के क्षेत्र में सीमा और नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्य मंडल हेतु समय सीमा का निर्धारण करे। छठा संशोधन जो कि 1956 में आया था। 1956 में इस संशोधन द्वारा छठा संशोधन जो कि 1956 में आया था। इस संशोधन द्वारा 7वीं अनुसूची के संघ सूची में परिवर्तन कर अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया। सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में आया था। 1956 में आया था। यह भी बहुत जरूरी है। यह संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश को लागू करने और प्रामाणिक परिवर्तन को शामिल करने के उद्देश्य से लिया गया था। ठीक है। यह संशोधन जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश को लागू करने और परिणामिक परिवर्तन को शामिल करने के उद्देश्य से लिया गया था। मोटे तौर पर तत्कालीन राज्य और राज्य क्षेत्र का राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में वर्गीकृत किया गया। इस संशोधन में लोकसभा का गठन, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, नए उच्च न्यायालय की स्थापना और उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति के प्रावधान किए गए।
9वां संशोधन अधिनियम 1960 भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए समझौते के क्रियान्वयन हेतु असम, पंजाब, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्र से पाकिस्तान को कुछ राज्य क्षेत्र प्रदान करने के लिए इस अधिनियम द्वारा प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया। प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया। यह संशोधन इसलिए आवश्यक हुआ कि बेरूवारी क्षेत्र के हस्तांतरण के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि किसी राज्य क्षेत्र को किसी दूसरे देश को देने के करार को अनुच्छेद 3 के द्वारा बनाई गई कोई भी विधि क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, अपितु इसे संविधान में संशोधन करके ही क्रियान्वित किया जा सकता है। मतलब बिना संशोधन किए आप नहीं कर सकते। 10वां संशोधन अधिनियम 1961 इस अधिनियम द्वारा पहली अनुसूची में संशोधन कर दादरा और नगर हवेली को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। पहली बार दादरा और नगर हवेली को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा 10वां संशोधन अधिनियम 1961 के दौरान। 11वां संविधान संशोधन जो भी 1961 में ही हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि मान्यता को प्रश्नगत करने के अधिकार को संकुचित बना दिया गया। 12वां संशोधन अधिनियम 1962 12वां इस अधिनियम द्वारा पहली बार अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन, दीव को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। 13वां संशोधन अधिनियम 1962 13वां इस अधिनियम के द्वारा एक नवीन अनुच्छेद अर्थात 371 के क संविधान में स्थापित किया गया। इसके द्वारा नागालैंड राज्य के प्रशासन में संबंध में विशेष उपबंध भी किए गए। 14वां संशोधन अधिनियम 1963 इस अधिनियम के द्वारा पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यमन के भूतपूर्व फ्रांसीसी राज्य क्षेत्र को संयुक्त कर संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया तथा संघ राज्य क्षेत्र को लोकसभा में प्रतिनिधित्व यानी 20 से बढ़ाकर 25 कर दिया गया। 15वां संशोधन अधिनियम 1963 15वां इस संशोधन अधिनियम के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित प्रावधान भी बनाए गए। 15वां में आपका 16वां संशोधन अधिनियम 1963 इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 19 में संशोधन करके संसद को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह भारत की प्रभुता अखंडता को प्रश्नगत करने वाले व्यक्ति की स्वतंत्रता पर विधि द्वारा प्रतिबंध लगा सके। ठीक है। 18वां संशोधन अधिनियम जो कि 1966 में आया था। कब आया था? तो 1966 में आया था। इस अधिनियम के द्वारा भाषा के आधार पर पंजाब का विभाजन करके पंजाब और हरियाणा नामक 2 पृथक राज्य बनाने का उपबंध भी किया गया था। 1966 के तहत। फिर 19वां संविधान संशोधन वो भी आपको 1966 में हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 324 में संशोधन करके निर्वाचन आयोग के कर्तव्य के संबंध में स्थिति को स्पष्ट किया गया। फिर आपका 20वां संशोधन अधिनियम जो कि 1966 में हुआ था। 20वां इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 233 के क संविधान में स्थापित करके जिला न्यायाधीश की नियुक्ति को विद्यमान घोषित किया गया। 21वां संशोधन अधिनियम 1967 21वां संशोधन अधिनियम 1967 जो है, इस अधिनियम के द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में विनिर्देशित राजभाषा की सूची में शामिल किया गया। 22वां संशोधन अधिनियम 1969 22वां इस अधिनियम के द्वारा असम राज्य में 6ठी अनुसूची के भाग 2 के क में विनिर्देशित कुछ क्षेत्र को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य मेघालय का गठन किया गया। 24वां संशोधन अधिनियम 1971 24वां में यह संशोधन गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्माण से उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा मूल अधिकार सहित संविधान में संशोधन करने के संसद के अधिकारों के बारे में सभी प्रकार के संदेहों को दूर करने के लिए अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया तथा राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी देना आवश्यक किया गया। यह भी निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदन में पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा सहमति दिया जाना बाध्यकारी होगा।
25वां संशोधन 1971 में हुआ था। 25वां संशोधन कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। 25वां 1971 में संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती किया गया। इसमें संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती किया गया। अनुच्छेद 39 के ख या ग में वर्णित निर्देशक तत्व को प्रभावी करने के लिए बनाई गई विधि को अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा अभिनिश्चित अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 14 में, 19 में और 31 द्वारा अभिनिश्चित अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। आगे आपका कि 26वां संशोधन अधिनियम जो कि 1971 में हुआ था। 26वां इस संशोधन अधिनियम के द्वारा देशी रियासतों के शासकों की मान्यता समाप्त करके उनकी पेंशन भी समाप्त कर दी गई थी। 27वां संशोधन अधिनियम जो कि 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था 27वां। इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 239 के क और 240 में संशोधित किया गया। अनुच्छेद 239 के ख और 371 के ग में संविधान में अंतर स्थापित किए गए। संविधान में अंतर स्थापित किए गए। इस अनुच्छेद अधिनियम द्वारा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया। मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 29वां संशोधन अधिनियम जो कि 1972 में हुआ था। 1972 में हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा केरल राज्य के भूमि सुधार से संबंधित 2 विधेयक को 9वीं अनुसूची में रखा गया। 31वां संविधान संशोधन जो कि 1973 में हुआ। 31वां 1973 में हुआ। इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 81 का ए 330 और 332 में संशोधन किया गया और लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। 545 कर दी गई। 32वां संशोधन अधिनियम 1974। 32वां संशोधन अधिनियम 1974 में हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के विभिन्न क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने वाले उपबंध को लागू करने के लिए आवश्यक संवैधानिक प्राधिकारी की व्यवस्था की गई और लोक सेवाओं से संबंधित शिकायत की सुनवाई की अधिकारिता का एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण गठित किया गया। प्राधिकरण न्यायाधिकरण गठित किया गया। इसके बाद इसके द्वारा संसद को यह शक्ति दी गई कि वह उस राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कानून बना सकती है। महत्वपूर्ण आपका एक 35वां संशोधन अधिनियम जो कि 1974 में हुआ था। 35वां इस अधिनियम के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 35वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1974 में। और सिक्किम को यह संयुक्त राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। इसमें सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। 36वां संशोधन अधिनियम जो कि 1975 में हुआ था। इस अधिनियम द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तथा इसे 22वां राज्य बनाया गया तथा 10वीं अनुसूची को समाप्त भी कर दिया गया। 10वीं को 35वां 1974 में हुआ। 36वां आपको 1975 में हुआ। 39वां संशोधन अधिनियम 1975 में हुआ। 75 में इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर कर दिया गया। न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर कर दिया गया। 41वां संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। 41वां और इस अधिनियम के द्वारा संविधान का अनुच्छेद 316 का संशोधन करके संयुक्त आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। आगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था। इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इस संशोधन अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अधिनियम द्वारा पहली बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया और प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। इस संशोधन अधिनियम द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्य के संबंध में एक नया अध्याय भाग 4 के क भी जोड़ा गया। भाग 4 के क को भी जोड़ा गया था। किसी संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीशों के बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय दिया जाना चाहिए और यदि न्यायाधीशों की संख्या 5 तक हो तो निर्णय सर्वसम्मति होना चाहिए। इस अधिनियम के द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा में कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आया था। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकार के रूप में हटाकर केवल विधिक अधिकार यानी अनुच्छेद 300 क बना दिया गया। इसमें अनुच्छेद 352 में यह उपबंध किया गया कि आपात स्थिति की घोषणा के लिए एक कारण यानी सशस्त्र विद्रोह होगा। आंतरिक अशांति यदि सशस्त्र विद्रोह नहीं हो तो आपात स्थिति की घोषणा के लिए आधार नहीं होगा।
अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार जो है ना, जो लोगों को दिया गया है, वो राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा में कार्यकाल को पूर्ववत रखा गया 5 वर्ष। 45वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1980 में आया था, 45वां, इस अधिनियम के द्वारा जो है ना, अनुच्छेद 334 में उपबंधित आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए 1990 बढ़ाया गया। इस अधिनियम पर भी आय से अधिक राज्य विधानमंडल का अनुमोदन किया गया था। ठीक है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आया था। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप से हटाकर केवल विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 को बना दिया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 352 यह बन दिया गया कि आपात स्थिति की घोषणा के लिए एक कारण यानी सशस्त्र विद्रोह होगा। आंतरिक अशांति, यदि वो सशस्त्र विद्रोह नहीं है तो आपात स्थिति की घोषणा के लिए आधार नहीं होगा। 45वां संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1980 में हुआ था। इसके बाद आपका 52वां बहुत ही मोस्ट है। इसके बाद आपका 52वां संशोधन अधिनियम जो कि 1985 में आई थी। इस संशोधन द्वारा दल बदल की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए संविधान में 10वीं अनुसूची अंतः स्थापित की गई थी। संक्षेप में यह संशोधन अधिनियम को दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं। 55वां संशोधन अधिनियम जो कि 1986 में आई थी। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 371 के ज अंतः स्थापित करके अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था 1986 के तहत। 56वां जो कि 1987 में थी। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 371 के ज अंतः स्थापित किया गया। इसके द्वारा गोवा, दमन दीव और संघ राज्य क्षेत्र को विभाजन करके गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर वहां विधानसभा की व्यवस्था की गई थी। दमन और दीव को संघ राज्य का दबी क्षेत्र बनाया गया था 1987 के तहत। 58वां संशोधन अधिनियम जो कि 1987 में हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 394 का क अंतः स्थापित किया गया। इसके अलावा इस संशोधन द्वारा संविधान का हिंदी में प्राधिकृत अनुवाद करवाने की व्यवस्था की गई थी। 60वां संशोधन अधिनियम जो कि 1988 में हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा संविधान का अनुच्छेद 276 में संशोधन करके व्यवसाय कर की अधिकतम सीमा 2500 की गई, जबकि इसके पूर्व की सीमा 250 थी। 61वां संशोधन अधिनियम जो कि 1989 में हुआ था। 1989 में इस संशोधन अधिनियम को द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई, जबकि पहले यह 21 वर्ष थी। इस अधिनियम पर भी आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों का अनुमोदन प्राप्त किया गया। 65वां संशोधन अधिनियम जो कि 1990 में हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना है तो अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया। 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 239 के क और 239 के ख अंतः स्थापित करके दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। 70वां संशोधन अधिनियम 1992। 70वां संशोधन अधिनियम 1992। इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 54 और 368 का संशोधन करके दिल्ली और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने की शक्ति प्रदान की गई। 71वां संशोधन 1992। 71वां जो कि 92 में हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया। 73वां संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में हुआ था। स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से यह संशोधन अधिनियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा पंचायत के गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नवीन भाग अर्थात भाग 9 जोड़ा गया जो कि पंचायत के विषय में है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 11 अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। यह राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 24 अप्रैल 1993 को लागू की गई। अतः 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा नगर पालिकाओं के गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग अर्थात भाग 9 के क जोड़ा गया। 74वां 1992 के द्वारा इस अधिनियम के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें नगर पालिकाओं के लिए 18 विषय का उल्लेख किया गया था।
76वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1994 में आया था, 94 में 9वीं अनुसूची के तहत आया था। 9वीं अनुसूची के लिए तमिलनाडु में आरक्षण अधिनियम को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। सरकारी सेवाओं में पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों को कोटा सुरक्षित किया गया। 78वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1995 में आया था, 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्य के 27 और भूमि सुधार अधिनियम को शामिल किया गया था। उसके बाद आपका 82वां संशोधन अधिनियम जो कि 2000 में आया था। इस अधिनियम के द्वारा पदों पर पदोन्नति देने के लिए अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में किसी परीक्षा के अर्हता अंकों में अथवा मूल्यांकन स्तर में नरमी बरतने के लिए व्यवस्था की गई थी। नरमी। उसके बाद आपका आ गया 83वां संशोधन अधिनियम जो कि 2000 में आया था। अरुणाचल प्रदेश में पंचायत में अनुसूचित जातियों के पक्ष में सीट आरक्षण से छूट, क्योंकि वहाँ की पूर्ण जनसंख्या क्या थी? जनजातियाँ हैं। 84 संशोधन अधिनियम 2001, 84वां संशोधन अधिनियम 2001 अनुच्छेद 82 170 के 3 के तहत आया था। 1991 की जनगणना के आधार पर राज्यों में लोकसभा व विधानसभा सीटों की संख्या 2026 ईस्वी तक परिवर्तन किए बगैर निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्गठन करना 170 के 3 में बदलाव किया गया था। 170 में 85वां संशोधन अधिनियम जो कि 2002 में आया था। अनुच्छेद 16 के 4 क में संशोधन कर सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इसके तहत 86वां संशोधन जो कि 2002 में आई थी। 86वां संशोधन अधिनियम जो कि 2002 में आई थी। इस अधिनियम के द्वारा एक नया अनुच्छेद 21 का क जोड़ा गया। संविधान में जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी किया गया। मूल कर्तव्य में एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके प्रत्येक माता पिता अर्थात अभिभावकों को 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा दिलाना चाहिए था। इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 के क में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। 87वां संशोधन अधिनियम 2003, 87वां संशोधन 2003। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 81 में 81, 82 और 170 में संशोधन करके प्रत्येक राज्य में निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के लिए 1951 ईस्वी की जनगणना के स्थान पर 2001 ईस्वी की जनगणना को आधार बनाने का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार अनुच्छेद 330 में 1951 ईस्वी के स्थान पर 1991 ईस्वी के स्थान पर 2001 ईस्वी के रखकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित संस्थानों की संख्या का निर्णय 2001 ईस्वी तक जनसंख्या के आधार पर किए जाने का प्रावधान किया गया। 88वां संशोधन अधिनियम जो कि 2003 में आया था। 2003 में सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया। सेवाओं पे कर का प्रावधान किया गया। इसके बाद है 89वां संशोधन अधिनियम 2003 में आया था। इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके शीर्षक में परिवर्तित कर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कर दिया गया। नया अनुच्छेद 338 ये जोड़ा गया। इसमें नया अनुच्छेद 338 का ये जोड़ा गया, जिसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान है। 90वां संशोधन अधिनियम जो कि 2003 में आई थी। असम विधानसभा में अनुसूचित जनजाति और गैर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधि बरकरार रखते हुए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र गैर जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित था। 91वां संशोधन अधिनियम जो कि 2003 में आया था। इसके द्वारा दल बदल कानून में संशोधन किया गया। इस अधिनियम के चलते अब दल बदल करने वाला विधायक सांसद सदन की सदस्यता खोने के साथ साथ सदन के शेष कार्यकाल अथवा पुनर्निर्वाचित होने तक इनमें से जो भी पहले हो मंत्रिपरिषद या लाभ के किसी अन्य पद के लिए अयोग्य हो जाएगा। उपयुक्त अधिनियम द्वारा ही केंद्र और राज्य में मंत्रियों की संख्या को सीमित कर दी गई। इसके तहत सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या निचले सदन की सदस्य संख्या के 15% तक हो सकेगी। छोटे राज्य जहां सदस्यों की संख्या 40:40 है, में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी 12 हो सकेगी। इसके बाद आपको आया 92 संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2003 में हुआ था। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं बढ़ा दी गई। 4 भाषा को बढ़ा दिया गया जो निम्नवत हैं: बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली। इसमें 8वीं सूची में शामिल भाषाओं की संख्या कैसे हो गई? तो इसकी मिलने से ही 22 हो गई। 13वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2005 में हुई थी। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 में संशोधन करके अल्पसंख्यक शिक्षण संख्याओं को छोड़कर निजी अथवा सरकार द्वारा वित्त प्रदत्त अथवा
सहायता रहित देश की सभी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन हेतु अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई थी। आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई थी 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा। 94 संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा जो है, इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164 के धारा 1, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि भारत के जनजातीय कल्याण मंत्री पर बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य के अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के कल्याण से संबंधित कार्यों का अतिरिक्त प्रभार होगा, को संशोधित करके केवल बिहार को इस अनुच्छेद के दायरे में बाहर कर दिया गया है। इसके बाद 95 संशोधन अधिनियम जो कि 2009 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षण को 10 और वर्षों यानी 2020 तक बढ़ा दिया गया। 96वां संशोधन अधिनियम जो कि 2011 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा उड़िया शब्द के स्थान पर उड़िया तथा 8वीं अनुसूची यानी भाषाओं की 15 प्रविष्टि में उड़िया शब्द के स्थान पर उड़िया प्रतिस्थापित किया गया। 97वां संशोधन अधिनियम जो कि 2011 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों में से संबंधित अनुच्छेद 19 के 1 के सी के तहत नागरिकों को सगम या संघ बनाने के साथ साथ सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई। इसके बाद 98वां संशोधन अधिनियम जो कि 2012 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 के जे जोड़ा गया। कर्नाटक राज्य के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। 99वां संशोधन अधिनियम जो कि 2014 में हुआ था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना इसके तहत किया गया। 100वां संशोधन अधिनियम जो कि 2015 में हुआ था। 100वां इस संशोधन द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य हुए 41 साल पुराने भू सीमा समझौता यानी LBA 1974 को प्रभाव में लाया गया है। इस संशोधन के द्वारा दोनों देशों के बीच एक नई मानक सीमा का निर्धारण भी किया गया। 101वां संशोधन अधिनियम जो कि 2016 में हुआ था। इस संशोधन देश में एकीकृत वस्तु एवं सेवाओं का हस्तांतरण सुनिश्चित करने एवं विविध करों को बोझ को कम करने से संबंधित है। GST 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। GST कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को। 102वां संशोधन अधिनियम जो कि 2018 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा संविधान में पिछड़ी जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। इसके द्वारा एक नया अनुच्छेद 338 का ख जोड़ा गया, जिसमें ऐसे पिछड़े जाति वर्ग के लोग शामिल हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग में है। 103वां संशोधन अधिनियम जो कि 2019 में हुआ था। 103वां यह संशोधन संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15 व 16 के अंतर्गत 2 मूल अधिकारों में बदलाव कर समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS उन्नति का प्रावधान भी किया गया। 103वां संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा EWS का प्रावधान किया गया। उसका 104 हुआ। 104वां संशोधन अधिनियम जो कि 2019 में हुआ था। 12 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में भारतीय संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया। लोकसभा द्वारा यह विधेयक इससे पूर्व पारित किया जा चुका है। यह भारतीय संविधान का 104वां संशोधन है। इस विधेयक के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 के क में संशोधित किया गया। 334 के क में संशोधन किया गया। इस विधेयक के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया। इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में 25 जनवरी 2030 तक सीटों का आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। 25 जनवरी 2030 तक सीटों को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। किसमें? तो 104वां संविधान संशोधन में। पूर्व में इस आरक्षण की समय सीमा 25 जनवरी 2020 तक थी। इस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन का आरक्षण के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य लोकसभा प्रतिनिधि करते आ रहे थे। 101, 102, 103 ये सब पूछा गया क्वेश्चन आपका 2022 में। 105वां संशोधन अधिनियम जो कि 2021 में हुआ था। 105 127वें संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 के रूप में अधिसूचित किया गया।
राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्य के लिए सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की सूची को अधिसूचित कर सकते हैं। इसके अलावा यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पिछड़े वर्ग को अपनी सूची तैयार करने में क्या करता है, तो सक्षम बनाता है। क्या करता है, तो सक्षम बनाता है। इसके बाद अगर बात करें 105 के बाद, तो आपका एक लास्ट है 106वां, जो कि 2023 में हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 दिसंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक को अपनी सहमति दे दी है, जिसमें अब इसे आधिकारिक तौर पर संविधान 106वां संशोधन अधिनियम के रूप में जाना जाएगा। इस संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा ने लगभग सर्वसम्मति से पारित किया था। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। 33% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। इसके प्रावधान के अनुसार यह उस तारीख से लागू होगा जो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित अगली जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया के बाद करेगी। संसद के विशेष सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कानून को नारी शक्ति वंदना अधिनियम बताया है। इसके तहत अनुच्छेद 239 के ए, 332 के ए और 334 के ए को संशोधित किया गया है। इसकी अवधि अधिनियम प्रारंभ होने के तारीख 15 वर्ष की अवधि के बाद समाप्त हो जाएगा, जिसे पुनः आगे बढ़ाया जा सकता है। संसद की समितियां की अगर बात करें, संसद की समितियां की, तो संसद की समिति कुल सदस्य लोकसभा, राज्यसभा और कार्य। लोक लेखा समिति, वित्तीय समिति। लोक लेखा समिति, वित्तीय समिति कुल सदस्य कितने हैं? 22 हैं। लोकसभा की सीट इसमें 15 है और राज्यसभा की 7 है। विभिन्न मंत्रालय के व्यय और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श करना, इसका क्या है, तो लोक लेखा समिति का कार्य है। प्राक्कलन समिति, जिसे वित्तीय समिति भी कहते हैं, इसमें कुल सदस्य कितने हैं? 30। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और लोकसभा में भी 30 होता है, राज्यसभा में नहीं होता है। सरकार को वित्तीय नीतियों के संबंध में सुझाव देना इसका मुख्य कार्य है। विशेषाधिकार समिति, जांच समिति जिसे कहते हैं, इसमें कुल सदस्य नहीं होते हैं लेकिन लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। संसद के किसी सदन या अध्ययन द्वारा विशेषाधिकार उल्लंघन से संबंधित प्रेषित मामलों का परीक्षण करना इसका है मुख्य कार्य। सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसमें कुल सदस्य 22 होते हैं टोटल। लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 7, इसमें आपको 25 हो जाएगा। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन एवं सार्वजनिक उपक्रम के लेखाकार प्रतिवेदनों की समीक्षा और संवीक्षा का करना, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें प्रवर समिति, प्रवर समिति जो कि लोकसभा में 30 होती है, राज्यसभा इसमें 30 होते हैं। विधेयक की समीक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। संयुक्त प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति में कुल सदस्य 45 होते हैं, लोकसभा 30 होते हैं और राज्यसभा 15 होते हैं। विधेयक की समीक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कार्य मंत्रण समिति, इसमें कुल सदस्य नहीं होते हैं, मतलब कुल सदस्य अगर 25 ही मान लीजिए, लेकिन लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10 होते हैं। सरकारी विधेयकों का समय निश्चित करने हेतु सिफारिश करना इसका मुख्य काम है। नियम समिति, नियम समिति लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 16 सदस्य होते हैं। सभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन के मामले पर विचार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद आपका लास्ट है याचिका समिति, जिसे जांच समिति भी कहते हैं। इसमें लोकसभा में 15, राज्यसभा में 10 होते हैं। प्रत्येक याचिका की जांच करना तथा याचिकाओं में की गई शिकायतों का निस्तारण करना भी इसका मुख्य काम है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का विकास की अगर बात करें, तो पंचायती राज व्यवस्था भारत के लिए नई नहीं है। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायतों का अस्तित्व रहा है। ब्रिटिश काल में भी इसे जारी रखा गया तथा इसे सुदृढ़ करने के छिटपुट प्रयास भी किए गए। 1920 में ब्रिटिश प्रांतों में पंचायत राज की स्थापना के लिए कानून भी बनाए गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संघीय सरकार ने पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की। 2 अक्टूबर 1952 को गांव के आर्थिक विकास व सामाजिक सुधार के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का प्रारंभ किया। हालांकि यह अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जन साधारण और विकास की प्रणाली से जोड़ना था, परंतु इसे जन साधारण को पर्याप्त लाभ न हुआ। इससे प्रशासनिक तंत्र को आर्थिक शक्तिशाली बनाया। बलवंत राम मेहता समिति, बलवंत राम मेहता समिति जो कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के कारण की समीक्षा के लिए 1957 में
बलवंत राम मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने नवंबर 1957 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने पर बल दिया, जिसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम दिया गया। समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद का भी गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1958 में बलवंत राम मेहता समिति की सिफारिश की अपनी स्वीकृति प्रदान की। राजस्थान देश का पहला राज्य था जिसने पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में इसका उद्घाटन किया। उसी वर्ष 11 अक्टूबर 1959 को यह व्यवस्था आंध्र प्रदेश में भी लागू किया गया। परंतु इस प्रयास को भी आशातीत सफलता नहीं मिली। पंचायती राज संस्थाओं में धन की कमी, राज्य सरकार पर निर्भरता, राजनीतिक चेतना का अभाव तथा आंतरिक मतभेदों ने इस कार्यक्रम की असफलता को सुनिश्चित किया। पंचायती राज व्यवस्था पर गठित समितियां की बात करें तो बलवंत राम मेहता समिति जो कि 1957 में आई थी, अशोक मेहता समिति जो कि 1977 में आई थी, जीवीके राव समिति जो कि 1985 में थी, LM सिंघवी समिति जो कि 1986 में थी, पीके थुंगन समिति जो कि 1988 में थी, अशोक मेहता समिति जो कि 1977 में थी। अशोक मेहता समिति पंचायती राज कार्यक्रम की असफलता के कारण का अध्ययन करने तथा उन्हें प्रभावी बनाने के सुझाव देने के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के स्थान पर द्विस्तरीय ढांचे की संस्तुति की, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद व मंडल स्तर पर मंडल पंचायत समिति थे। इस पर समिति की सिफारिश को लागू नहीं किया जा सका। जीवीके राव समिति जो कि 1985 में आई थी, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए उपर्युक्त प्रशासनिक व्यवस्था पर सिफारिश करने के लिए 1985 में समिति का गठन किया गया। कब? 1985 में समिति का गठन किया गया। इस समिति ने राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के गठन की सिफारिश की। इस समिति ने पंचायत के नियमित चुनाव कराने तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं के लिए आरक्षण की भी सिफारिश की, परंतु इसकी सिफारिश को माना नहीं गया। ठीक है। इसके बाद आपका आया LM सिंघवी समिति जो कि 1986 में आया। LM सिंघवी समिति 1986 में आया। डॉक्टर LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित इस समिति ने पंचायत के पुनर्गठन तथा उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय साधनों की सिफारिश की थी। LM सिंघवी समिति में जो कि 1986 में आई थी। डॉक्टर LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित इस समिति ने पंचायत में पुनर्गठन तथा उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय साधनों की सिफारिश की थी। पीके थुंगन समिति जो कि 1988 में थी। पीके थुंगन समिति जो कि 1988 में थी। इस समिति ने 1988 में पंचायती राज व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए उन्हें संविधान में स्थान प्रदान करने की वकालत की। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पंचायत के सुधार व सशक्तिकरण में विशेष रुचि ली तथा सिंघवी और थुंगन समिति के आधार पर 1989 में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, परंतु राजस्थान में बहुमत का समर्थन न होने के कारण विधेयक पारित न हो सका। 73वां और 74वां संविधान संशोधन प्रधानमंत्री 73वां और 74वां संविधान संशोधन प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव के कार्यकाल 1992 में पारित 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तथा स्थानीय स्वशासन के ढांचे में मूलभूत परिवर्तन किया गया। संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 तथा 243 के क से लेकर 243 के 9 तथा भाग 9 के क में अनुच्छेद 243 के त से लेकर 243 के य तथा अनुच्छेद 243 के य क से लेकर 243 के य 6 तक 11वीं एवं 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। भाग 9 जहां पंचायत के बारे में व्यवस्था देता है, वहीं भाग 9 के क नगर पालिकाओं की व्यवस्था का उपबंध करता है। 11वीं अनुसूची में पंचायत जबकि 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्यक्षेत्र का उल्लेख किया गया है। संविधान में स्थानीय स्वशासन की बात करें, संविधान में स्थानीय स्वशासन की बात करें तो स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके द्वारा प्रशासन में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर सुदूर गांवों तक विकास की प्रक्रिया का लाभ पहुंचाया जा सकता है। स्थानीय लोगों में राजनीतिक चेतना का विकास करने के अलावा स्थानीय समस्याओं को बेहतर हल खोज पाना ही इस व्यवस्था का मुख्य
उद्देश्य है। पंचायत के भाग 9 अनुच्छेद 243 के क से लेकर 243 के 9 73वां संविधान संशोधन कुल 16 अनुच्छेद है। नगर पालिका के भाग 9 के क अनुच्छेद 243 के त से लेकर 243 के य और अनुच्छेद 243 के य क से लेकर 243 के य छ तक है। कुल 18 अनुच्छेद है 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। 11वीं अनुसूची पंचायत के कार्य क्षेत्र यानी 29 विषय है। 11वीं अनुसूची पंचायत के कार्य क्षेत्र में लगभग 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची यानी नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र में टोटल 18 विषय हैं। पंचायत से संबंधित अनुच्छेद एक नजर में अगर बात करें पंचायत से संबंधित तो 243 आपका पहला है, जिसमें परिभाषा दिया गया पंचायत की। 243 के क में ग्राम सभा के बारे में उल्लेख किया गया है। 243 के ख में पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया। 243 के ग में पंचायतों की संरचना। 243 के घ में स्थानों के आरक्षण। 243 के अंगों में पंचायतों की अवधि आदि के दिया गया है। 243 के च में सदस्यता के लिए निर्भरता दिया गया है। 243 के 6 में पंचायत के शक्ति प्राधिकरण और उत्तरदायित्व दिया गया है। 243 के ज में पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां दी गई है। इसके बाद दिए गए 243 का झ में वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन दिया गया। 243 का ज्ञा में पंचायत के लेखकों की परीक्षा दिया गया है। 243 का ट में पंचायतों के लिए निर्वाचन दिया गया। उसके बाद जो है आपका 243 का ठ में संघ राज क्षेत्र को लागू होना ये दिया गया। 243 के ड में इस भाग को कतिपय क्षेत्र पर लागू ना होना ये दिया गया। 243 का ढ में विद्यमान विधियों और पंचायतों को बने रहना ये दिया गया है। 243 के न में निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का अर्जन दिया गया है। उसके बाद 11वीं अनुसूची के विषय अनुच्छेद 243 के 6 जो ये दिया गया है। पहला कृषि जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार है। दूसरा भूमि विकास भूमि सुधार चकबंदी और भूमि संरक्षण दिया गया है। 11वीं अनुसूची के विषय अनुच्छेद 243 का झ में जो दिया गया छ में दिया गया है। तीसरा लघु सिंचाई जल प्रबंध और नदियों के मध्य भूमि विकास ये भी आपको 11वीं अनुसूची में दिया गया है। पशुपालन डेयरी उद्योग एवं कुक्कुट पालन ये भी 11वीं में है। मत्स्य उद्योग ये भी आपका सामाजिक वानिकी और फॉर्म वानिकी। लघु वन उपज ये भी आपको दिया गया। लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है। खादी ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग ये भी आपको उसी में दिया गया है। ग्रामीण विकास आपको 11वीं अनुसूची में दिया गया। पेयजल 11वीं अनुसूची में। ईंधन एवं पशुचारा 11वीं अनुसूची में। सड़क पुल फेरी जलमार्ग अन्य संचार संसाधन ये भी 11वीं में दिया गया। ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है ये भी आपको दिया गया है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत ये भी आपको 11वीं में दिया गया है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ये भी आपको 11वीं में दिया गया है। शिक्षा प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय आपको ये भी आपको 11वीं अनुसूची में भी दिया गया है। तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा ये भी आपको 11वीं अनुसूची में दिया गया है। प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार और मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी आते हैं ये भी आपको 11वीं अनुसूची में है। परिवार कल्याण, महिला व बाल विकास, समाज कल्याण यानी दिव्यांग व मानसिक मंद व्यक्ति भी, दुर्बल वर्ग यानी अनुसूचित जातियों व जनजातियों का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामुदायिक अस्थियों का अनुक्षरण यह भी आपको 11वीं सूची में भी दिया गया है। इसके बाद आपका है नगर पालिका द म्यूनिसिपैलिटीज भाग 9 के क अनुच्छेद 243 के त से लेकर 243 के य छ के अंतर्गत है। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 के क जोड़ा गया। नगरीय क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई जिसे नगर पालिका का नाम दिया गया। नगर पालिकाओं के लिए स्थानों के आरक्षण, उनकी अवधि, सदस्यों की योग्यता, शक्तियों और उत्तरदायित्व तथा वित्त आयोग आदि के उपबंध ठीक वैसे ही है जैसे कि पंचायत के संबंध में। ये सभी आपको 74वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। इसके बाद जो है आपका कि नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में नगर पालिका से आप देखते हैं कि अनुच्छेद संबंधित विषय वस्तु 243 के त में आपका नगर पालिका से संबंधित है, आपको परिभाषा दिया गया है। 243 के थ में नगर पालिका गठन। 243 के द नगर पालिकाओं की संरचना। 243 के घ में वार्ड समिति आदि का गठन संरचना। 243 के 9 में स्थानों का आरक्षण। 243 के प में
नगर पालिकाओं का अवधि तथा आदि ये सभी दिया गया है। 243 के फ में सदस्यता के लिए निर्भरता है, सदस्यता के लिए निर्भरता। 243 के ब में नगर पालिका के शक्ति प्राधिकरण एवं उत्तरदायित्व। 243 के भ में नगर पालिका द्वारा कर अध्यारोपित करने की शक्ति और उसकी निधियाँ। 243 के म में वित्त आयोग। 243 के य में नगर पालिकाओं के लेखकों की संपरीक्षा। 243 के य क में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। 243 के य ख में संघ राज क्षेत्र को लागू होना। 243 के य ग में इस भाग को कतिपय क्षेत्र को लागू न होना। 243 के य घ में जिला योजना के लिए समिति, जिला योजना के लिए समिति का गठन किया गया। इसके बाद 243 के य ग में महानगर योजना के लिए समिति। 243 के य ज में विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। 243 के य छ में निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। 12वीं सूची के विषय अनुच्छेद 243 के ब की अगर बात करें तो नगरीय योजना भूमि उपयोग विधि में 12वीं सूची के विषय अगर बात करें 243 के ब में दिया गया है। पहला नगरीय योजना भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण। तीसरा आर्थिक और सामाजिक विकास योजना। चौथा सड़कों व पुल। पांचवा घरेलू औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्योग के लिए जल प्रदाय। छठा लोक स्वास्थ्य स्वच्छता सफाई और कूड़ा करकट प्रबंधन। सातवां अग्निशमन सेवाएं। आठवां नगरीय वानिकी पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी आयाम में अभिवृद्धि। नौवां समाज में दुर्बल वर्ग यानी विकलांग व मानसिक रूप से मंद व्यक्ति सहित के हितों की रक्षा। 10वीं गंदी बस्ती सुधार और प्रोन्नयन। 11वीं नगरीय निर्धनता उन्मूलन। 12वीं नगरीय सुख सुविधा जैसे कि पार्क उद्यान खेल मैदान व्यवस्था। 13वीं सांस्कृतिक शैक्षणिक और सौंदर्य आयाम की वृद्धि। 14 में आपका सब गारना और कब्रिस्तान, ये भी आपको 12 में है। सबदा शमशान विद्युत सबदागिरी। 15 में काजी हाउस पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, ये सभी 12 में है। जन्म मरण सांख्यिकी जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु पंजीकरण भी है। सार्वजनिक सुख सुविधाएं सड़क पर प्रकाश पार्किंग स्थल बस स्टॉप और जन सुविधाएं। 18 क्या कहते हैं वधशालाओं और चर्म शोधनशालाओं का विनियमन, ये भी आपका किस में है तो ये आपका 12वीं अनुसूची में है। उसके बाद क्या कहते हैं तो बिहार दुर्गा प्रीवियस ईयर 16 पर ये आपका कला एवं संस्कृति का टॉपिक है। कला एवं संस्कृति ये देखिए बस लास्ट है। कला एवं संस्कृति का टॉपिक है। कला संस्कृति ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में नई दिल्ली में की गई थी। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में नई दिल्ली में की गई थी। अब शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो नृत्य एवं उद्भव जैसे कि भारतनाट्यम आपको तमिलनाडु में इसका उद्भव हुआ है। कथक का उत्तर भारत में, कथक का कहाँ है तो उत्तर भारत में हुआ है। इसके बाद है मणिपुरी का मणिपुर में हुआ है, मणिपुर में। कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश में। ओडिसी का ओडिशा में। कथकली का केरल में। सतरिया का असम में। मोहिनीअट्टम का भी केरल में। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं उसके कलाकार की अगर बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, जैसे कि ये आपको है कथकली बलाल तोल नारायण मेनन, ये सभी इनके प्रमुख कलाकार हैं। उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांताराव, मृणालिनी साराभाई, आनंद शिवरामन, कृष्णन कुटारी आदि। कथक बिरजू महाराज, कथक के कौन है बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, मालविका सरकार, चंद्रलेखा, बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज, नारायण प्रसाद आदि, ये सभी कहाँ के हैं तो कथक के लिए प्रमुख है कलाकार है। कुचिपुड़ी की बात करें यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, वेदांतम, सत्यनारायण वेम्पति, चेन्ना सत्यम, ये सभी कौन है तो कुचिपुड़ी के लिए फेमस कलाकार हैं। भरतनाट्यम से यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरुणडेल, टी बाल सरस्वती पद्मा सुब्रमण्यम, S.K. सरोज, राम गोपाल, लीला सेमसेन, मृणालिनी साराभाई, वैजयंती माला भाली, मालविका सरकार, प्रियदर्शनी गोविंद, ये सभी कौन है तो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। मणिपुरी की बात करें तो मणिपुरी गुरु अमली सिंह, आतम सिंह, नलकुमार सिंह, छाबेरी बहने, दर्शन नैना सुवर्णा था, रंजना झावेरी, सचिता मेहता, कलावती देवी, ये भी मणिपुरी की है। चारू माथुर, क्या कहते हैं सोनारिक सिंह, ये भी मणिपुरी की है। गोपाल सिंह, ये भी मणिपुरी की है। बिंबावती, ये भी आपको मणिपुर की है। आगे बात करें ओडिसी की। संयुक्त प्राणीग्रही, ये भी ओडिसी की है। सोनल मानसिंह,
किरण सहगल ये भी ओडिसी की है। माधवी मुदगल ये भी ओडिसी की है। राणा कर्णा ये ओडिसी की है। कालीचरण पटनायक, इंद्रानी रहमान, शेरन लावेन यूएसए की है। मृता बारवी अर्जेंटीना ये भी आपको कहा कि ओडिसी की है। मोहिनीअट्टम कल्याणी अम्मा मोहिनीअट्टम की है। भारती शिवाजी ये भी मोहिनीअट्टम की है। भारती शिवाजी मोहिनीअट्टम की है। रागिनी देवी मोहिनीअट्टम की है। हेमा मालिनी ये भी आपको मोहिनीअट्टम की है। श्रीदेवी, शांताराव, तारा नीरीगारी, गीता गायक आदि ये भी आपको मोहिनीअट्टम की है। कथकली नृत्य शैली का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान भरतपुछा स्थित केरल कलमंडलम है। नृत्य गुरु की बात करें, नृत्य गुरु की, तो मोहन महापात्र, केलूचरण महापात्र, पंकज चरण सिंह, हरे कृष्ण बेहरा मायाधर रावत, पंकज चरण सिंह दास, हरे कृष्ण बेहरा मायाधर रावत, ये सभी कहाँ है तो नृत्य गुरु है। ये भी आपको कहाँ की है तो नृत्य गुरु एक डांस है उसकी है। ठीक है। कथकली नृत्य शैली का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान भरतपुछा स्थित केरल कलमंडलम है। भारत के प्रमुख लोक नृत्य अगर बात करें, भारत के प्रमुख लोक नृत्य बिहू, पहला आपका बिहू है। बिहू यह नृत्य असम के कचारी व कछारी जनजातियों में प्रचलित है। यह वर्ष में 3 बार आयोजित किया जाता है। रौफ की बात करें तो रौफ यह जम्मू कश्मीर राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है जम्मू कश्मीर का। इसमें ग्रामीण स्त्री 2 पंक्तियों में आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे के गले में अपने बाहें डालकर नृत्य करते हैं। इसमें क्या करते हैं तो ग्रामीण स्त्रियां 2 पंक्ति में आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे के गले में अपने बाहें डालकर नृत्य करते हैं। ये रौफ नृत्य हो जाएगा। ये गरबा गुजराती राज्य में प्रचलित है। आपका गरबा स्त्रियों के लिए लोक नृत्य नवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया जाता है। मिट्टी के एक छिद्र युक्त घड़े में दीपक रखकर उसके चारों ओर गोला घेरा बनाकर माथे पर दीपक युक्त मिट्टी का पात्र रखकर नृत्य किया जाता है। वहीं अगर बात करें तो कालबेलिया यह राजस्थान की कालबेलिया जनजाति यानी सपेरा की स्त्रियों का नृत्य है। सपेरा की स्त्रियों का नृत्य है कालबेलिया। घूमर यह राजस्थान का प्रचलित लोक नृत्य है। घूमर जिसमें केवल भील जनजाति की स्त्रियां नृत्य करती है। केवल भील जनजाति का घूमर कहाँ की है तो राजस्थान की है। पाडवानी यह छत्तीसगढ़ में प्रचलित एकल लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़ में इसका संबंध मूल रूप से पांडवों की कथा से है। वर्तमान में तीजन भाई पांडवानी की प्रसिद्ध कलाकार हैं। भांगड़ा यह पंजाब का लोक नृत्य है। कौन भांगड़ा जो जहां से पुरुष के द्वारा किया जाता है, जहां के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तमाशा यह महाराष्ट्र की नृत्य नाटिका है। तमाशा कहाँ है महाराष्ट्र की। इसे विकसित करने का श्रेय वंशीधर भट्ट को जाता है। टिप्पाणी लोक नृत्य महिला द्वारा चोरवाड़ यानी सौराष्ट्र गुजरात में किया जाता है। भारत की प्रमुख लोक नृत्य लोक कला शैली भारत की प्रमुख तो आपका जैसे कि बात करें लोक कला और राज मेहंदी कहाँ की है। भारत की प्रमुख लोक कला शैली की अगर बात करें तो मेहंदी कहाँ के राजस्थान की है। आपना है पहाड़ी क्षेत्र। चौकपुरना ये उत्तर प्रदेश की। मंडाना है आपका मांडना है राजस्थान की। रंगोली है महाराष्ट्र की रंगोली। साथिया है गुजरात की। ये लोक कला शैली है। गोदना लोक कला शैली है आपको बिहार की गोदना। आहपन भी है बिहार की। रंगोली महाराष्ट्र की। साथिया गुजरात की। गोदना बिहार की। आहपन बिहार का। मेहंदी राजस्थान। आपना पहाड़ी क्षेत्र। चौक पुराना उत्तर प्रदेश है। और क्या है आपका एक देख लेते हैं मांडना राजस्थान की है। तो ये आपको भाग नंबर कितना था तो देख लीजिए आप ये आपका भाग 17 था। इसके बाद बस एक ही भाग बची हुई है। ठीक है, ये भाग आपको 17 था। इसके बाद बस एक ही भाग बची हुई है, वो भी भाग नंबर 18। और कुछ 17 का जो है ना लगभग से 3 पेज विविध की टॉपिक है, इसीलिए मैं उसको इसमें से अलग कर दिया था। सोचा कि 18 के साथ मैं करवा दूंगा, क्योंकि 18 का भाग है ना बहुत ही छोटा है, लगभग 4 से 5 पेज का है, इसीलिए उसके साथ कर देंगे तो वो आपका ठीक से हो जाएगा। 1 घंटे के अंदर क्लास हो जाएगी। तो इसकी है ना भाग 18 लास्ट क्लास बचे हुए, जो कि मैं जल्द ही कवर करवाऊंगा। और एक क्वेश्चन आप सबसे है कि किरण की जो एक आपको किरण की क्वेश्चन बैंक आप देखेंगे 2008 से लेके उसमें 2025 तक के सभी MCQ दिए हुए हैं, PYQ दिए हुए हैं।
2008 से लेकर 2025 तक, जो मैं सोच रहा हूँ कि करवाने की। अगर आप सब अगर कहें तो मैं करवाऊँगा। आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।